हेलो नीट वॉरियर्स, वेलकम बैक टू क्वेस्टपिक्स नीट चैनल, जहां हम नीट क्रैक करने से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं। मार्केट में एक र्यूमर फैला हुआ है कि क्या अब क्लास 11 से नीट देना पड़ेगा, क्या अब बोर्ड के मार्क्स भी नीट में ऐड होंगे, क्या कोचिंग 2 घंटे की हो जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट और 11 मेंबर कमेटी की एक मीटिंग ने सबको हिला दिया है। लोग आधा सच बताकर डर बेच रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरा सच बताऊंगी विद डाटा। कमेटी ने 15 नवंबर को एक मीटिंग की और इसमें 5 बड़े प्रपोजल्स रखे ताकि स्टूडेंट्स का स्ट्रेस जो है वो कम हो और डमी स्कूल कल्चर खत्म हो। सबसे पहले तो आप ये टेबल देखिए और इस टेबल में जो 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यही 5 सबसे बड़े रिफॉर्म्स हैं जो उस मीटिंग में प्रपोज किए गए हैं और फिर हम इनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये 5 क्राइटेरिया हैं या ये 5 रिफॉर्म्स हैं जो उस मीटिंग ने प्रपोज किए गए हैं। पहला है एलिजिबिलिटी। देखो, करंट रियलिटी क्या कहती है कि भाई 12th पास स्टूडेंट्स जो हैं या 12th में जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो नीट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। लेकिन जो प्रपोजल में दिया गया है पॉइंट या रखा गया है, दैट इज कि क्लास 11th अपियरिंग स्टूडेंट्स भी अब नीट दे सकें। ये प्रपोजल रखा गया है। तो लॉजिक क्या है कि भाई क्लास 11th वाला स्टूडेंट भी नीट दे पाए। इस प्रपोजल को रखने का लॉजिक ये था कि जो पैनिक है वो कम हो, ताकि हम लोग जो है 2 साल में नीट का पैनिक जो है वो डिवाइड कर सकें, ताकि पैनिक कम हो, रिड्यूस हो। सेकेंड प्रपोजल इज फ्रीक्वेंसी। साल में एक बार अभी नीट हो रहा है, नीट का एग्जाम साल में एक बार होता है, दिस इज करंट रियलिटी। लेकिन अगर हम बात करें प्रपोजल में रखे गए पॉइंट की, तो ये है कि भाई नीट एग्जाम जो है वो एक ईयर में 2 बार होना चाहिए, एक बार अप्रैल में और एक बार नवंबर में। ये भी सेफ्टी पर्पसेस की वजह से इस प्रपोजल को, इस पॉइंट को रखा गया है। थर्ड रिफॉर्म आता है सिलेक्शन। तो अभी जो करंट रियलिटी है वो ये है कि नीट का स्कोर ही होल सोल डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो 100% जो है डिपेंडेंसी वो किस पे है, नीट के स्कोर पे है। लेकिन जो प्रपोजल में पॉइंट रखा गया है दैट इज कि बोर्ड का स्कोर भी रखा जाए उसमें कुछ परसेंट, और एप्टीट्यूड टेस्ट का भी स्कोर उसमें ऐड ऑन किया जाए और तीनों स्कोर्स मिलाकर फिर सिलेक्शन किया जाए। तो यहां पर जो लॉजिक है इस प्रपोजल पॉइंट को रखने का, दैट इज एंड ऑफ डमी स्कूल कल्चर। जो अभी डमी स्कूल कल्चर चल रहा है उसको खत्म करने के लिए ये पॉइंट रखा गया है। फोर्थ है कोचिंग। देखो, अभी जो करंट रियलिटी वो है कि 6 to 8 आवर्स जो है कोचिंग में हर स्टूडेंट को देने पड़ते हैं। उनकी 4 to 5 क्लासेस हो रही हैं, 6 आवर्स मिनिमम जो है बच्चा कोचिंग में स्पेंड कर रहा है आफ्टर स्कूल, अगर वो 11th या 12th का स्टूडेंट है तो। लेकिन जो प्रपोजल में पॉइंट रखा गया है वो है कि मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स की कोचिंग रहेगी, बस 3 आवर्स से ज्यादा की नहीं और 2 आवर्स से कम की हो सकती है, बट लेकिन जनरली 2 to 3 आवर्स की कोचिंग रखी जाएगी। और इस प्रपोजल पॉइंट को रखने का जो मेन लॉजिक था दैट वाज रिड्यूस फटीगनेस, जिसके जो हम लोग स्टूडेंट्स में देख सकते हैं कि वो एक्सट्रीमली फटीग हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल भी करना है उनको कोचिंग भी करनी है, उसके बाद में सेल्फ स्टडी के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता है। और इसी फटीगनेस को कम करने के लिए यहाँ पर ये पॉइंट, ये प्रपोजल रखा गया है। फिफ्थ आता है सिलेबस। अब भाई इतने सारे हमने देखे पॉइंट्स यहाँ पर रिफॉर्म्स के, तो देखो अगर आपको क्लास 11th के अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी नीट एग्जाम करना है स्टार्ट, तो उसके लिए हमें सिलेबस को अलाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करंट रियलिटी है कि डिस्पैरिटी एग्जिस्ट, मतलब कि सिलेबस आपको 2 साल का जो है वो एक ही बार में पढ़ना है नीट एग्जाम के लिए। लेकिन अगर प्रपोजल के अकॉर्डिंग हम देखें सिलेबस को, तो रिवाइज करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही बुक हमें चलानी पड़ेगी, दैट इज एनसीईआरटी। जो स्कूल में सिलेबस आ रहा है, जो बोर्ड्स में सिलेबस आ रहा है, वही एग्जैक्टली नीट में भी सिलेबस रहे। सब तरफ सिर्फ एक ही सिलेबस चलेगा और इसका लॉजिक है वन सिलेबस, ताकि बच्चा जो 12th के लिए पढ़ रहा है वही वो नीट के लिए भी पढ़े, सेम बुक से पढ़े। अगर वो 11th अपियरिंग है, 11th के लिए जो वो पढ़ रहा है, जो स्कूल में वो पढ़ रहा है, जो अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, वही वो यहाँ नीट के लिए भी पढ़ेगा। तो अलग अलग सिलेबस की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि मैं आपको इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बता सकूं कि ये क्यों रखे जा रहे हैं या इनका लॉजिक क्या है। फर्स्ट, रिफॉर्म 1 कहता है क्लास 11th एलिजिबिलिटी। तो देखो, अभी की जो करंट स्टेटस है वो क्या है कि
कि हम लोग क्लास 12th के बाद में ही या क्लास 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स ही जो है नीट एग्जाम दे पाते हैं। लेकिन अगर क्लास 11th का स्टूडेंट भी अगर नीट दे पाएगा तो दिस विल बी इन अर्ली स्टार्ट। सो करंट क्या है कि भाई सिर्फ 12th के बाद या 12th के साथ आप नीट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रपोजल क्या रखा गया कि क्लास 11 से ही नीट का एग्जाम देने के लिए जो है रखा जाए सिस्टम, या एलिजिबिलिटी जो है वो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए भी स्टार्ट करी जाए। गोल क्या है? डिस्ट्रीब्यूट प्रेशर ओवर 2 ईयर्स। जो प्रेशर है जो आपको बिल्कुल एंड में 12th के साथ मिलता है, जब आपके 12th के बोर्ड्स भी होते हैं प्लस आपको नीट का एग्जाम भी देना है, या अगर ड्रॉपर स्टूडेंट है तो उसके लिए 2 साल का प्रेशर ही एक साथ आ जाता है। एक साल में ही उसे दोनों साल का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना होता है। तो गोल ये है कि ये 2 साल का जो प्रेशर है ये डिवाइड करें हम एक एक ईयर में। भाई 11th वाला भी दे सकेगा और 12th वाला भी दे सकेगा। चैलेंज क्या है? अब चैलेंज देखो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर 11th का स्टूडेंट अगर नीट का एग्जाम देगा तो उसका सिलेबस हमें बहुत सोच समझकर बनाना पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स हमें हो सकता है 11th के 12th में ले जाने पड़े और कुछ टॉपिक्स 12th के 11th में जाने पड़े, ताकि जो है स्टूडेंट्स दोनों 11th 12th दोनों जो है वो वहां पर एग्जाम में दे सके। तो इसीलिए चैलेंज आएगा कहां पर? रिक्वायर्स मासिव सिलेबस अलाइनमेंट। सिलेबस अलाइनमेंट जो है वो सबसे बड़ा यहां पर हमारा चैलेंज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिफॉर्म सेकंड की बात करें तो एग्जाम फ्रीक्वेंसी। भाई अभी तक एक ही बार होता है, लेकिन जेई जैसे एग्जाम जो है वो साल में 2 बार हो रहे हैं, या हम बोल सकते हैं 2 अटेम्प्ट्स में हो रहे हैं मेंस का, स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरा साल जो है एक एस्पायरेंट को वेट करना पड़ता है फॉर अ सिंगल डे एक एग्जाम के लिए। और अगर वो उस मई अटेम्प्ट में फेल हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर मई तक उसे वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों का जो गोल है वो ये है कि 2 साइकिल्स में अगर हम एग्जाम करवाते हैं इन अ ईयर, तो यहाँ पर बात ये हो जाएगी जैसे अप्रैल और नवंबर में हमने वंस हम लोग ट्वाइस इन एन ईयर जो है एग्जाम करवा रहे हैं, तो उससे जो है सेफ्टी नेट वाला जो लॉजिक है यहाँ पर हमारा कंप्लीट होगा, फुलफिल होगा। तो नो गैप ईयर नीडेड। भाई एक अटेम्प्ट में अगर आप फेल हो गए तो आप 6 मंथ्स बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं पूरी तैयारी के साथ में, और सिलेक्शन का जो है चांस बढ़ा सकते हैं। एक ही साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोई गैप ईयर जो है आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल पॉइंट है यहाँ पर रिफॉर्म सेकंड का। थर्ड आ जाता है रिफॉर्म थर्ड, दैट इज हाइब्रिड असेसमेंट। अब हाइब्रिड असेसमेंट अभी तक क्या है, नीट का स्कोर होलसोल जो है डिसाइड कर रहा था कि आपका एग्जाम जो है वो क्रैक होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है फाइनल रैंक जो होगी वो इस रिफॉर्म थर्ड के प्रपोजल के अकॉर्डिंग दैट विल नॉट डिपेंड सोनली ऑन नीट मार्क्स। ये डिपेंड करेगा आपके बोर्ड के मार्क्स के पर भी प्लस एप्टीट्यूड टेस्ट पर भी। तो तीनों को मिलाकर जो फाइनल स्कोर होगा, फाइनल रैंक होगी, वही डिसाइड करेगी कि आपका नीट का एंट्रेंस जो है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बोर्ड्स को लाइटली लेना जो है वो अब एक ऑप्शन नहीं रह जाएगा। जो बच्चे बोर्ड्स को लाइटली लेते हैं फिर उनका नीट भी क्रैक नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बोर्ड्स की हमें पता है 12th के बोर्ड्स की जो परसेंटेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे करियर को आगे स्पेशली ग्रेजुएशन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है इन गेटिंग एडमिशंस इन द बिग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस। और इसीलिए जो बच्चे जो स्टूडेंट्स जो हमारे 12th के बोर्ड के स्कोर को लाइटली ले रहे थे वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए बोर्ड का स्कोर भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वो भी ऐड होगा नीट के स्कोर में। क्लियर है। नेक्स्ट आता है रिफॉर्म फोर्थ, कोचिंग क्रैकडाउन। भाई यहाँ पर अभी जो करंट स्टेट चल रहा है कि 6 to 8 आवर्स आपको कोचिंग में पढ़ाई करनी है। अगर आप स्कूल से डमी नहीं ले रहे हैं तो आपको स्कूल भी रेगुलरली जाना है। तो यहाँ पर स्कूल और कोचिंग करते करते बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है टायर्ड हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, और उसके खुद के सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं बचता है। तो एक्सट्रीम फटीग, लेथार्जी और ज़ीरो सेल्फ स्टडी टाइम जो है वो अभी के करंट स्टेटस में यहाँ पर चल रहा है। तो जो प्रपोजल है वो ये है कि भाई लीगली रिस्ट्रिक्ट कोचिंग टू 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम, जिससे कि क्या होगा कि भाई बच्चे के पास खुद का अपना सेल्फ स्टडी टाइम भी बचेगा और वो इतना एग्जॉस्ट भी नहीं होगा। तो एक क्वालिटी हम बोल सकते हैं एजुकेशन में आएगी, वो क्वालिटी टाइम जो है अपनी एजुकेशन को, अपनी सेल्फ स्टडी को दे पाएगा। एंड फिफ्थ वन इज रिफॉर्म फिफ्थ इज वन सिलेबस। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये सारे चारों जो हमने प्रीवियस 4 रिफॉर्म्स जो हमने डिस्कस किए हैं अगर उन सबको आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस अलाइनमेंट। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बिटवीन स्टेट बोर्ड, सीबीएसई एंड नीट।
तो अगर आपने सब तरफ एक ही सिलेबस कर दिया कि हर जगह एक ही सिलेबस चलेगा, हर जगह एनसीईआरटी ही चलेगी, हर जगह एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाएगा, मतलब जो भी सिलेबस आए वो सब जगह एक ही चले, तो इससे क्या होगा, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। जो स्कूल की किताब जैसे एनसीईआरटी में होगा वही एग्जाम में आएगा। तो एक ही सिलेबस हमें हर जगह चलाना है, भले ही वो स्टेट एग्जाम हो, सीबीएसई हो या नीट का एग्जाम हो। चलिए अब यहां पर एग्जीक्यूशन प्लान की बात करते हैं। तो क्या ये जो मीटिंग के जो प्रपोजल्स हैं, ये जो 5 रिफॉर्म्स हैं, क्या ये नीट 2026 को अफेक्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखो अभी तो सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल रखे गए हैं, अभी बहुत सारी स्टेप्स हैं, और तब जाकर ये प्लान जो है ये एग्जीक्यूशन में आएगा। ये कब जाकर प्लान एग्जीक्यूट होगा, तो इसको एटलीस्ट मिनिमम 2 इयर्स लगेंगे। तो यहाँ पर 2026 नीट जो है वो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं, देखो स्टेप्स देखो, आपकी प्रपोजल रखा गया है कमिटी स्टेज, अभी तो सिर्फ ये चल रही है, उसके बाद में रिव्यू होंगे, जितने भी प्रपोजल्स रखे गए हैं वो सब रिव्यू होंगे बाय स्टेक होल्डर कंसल्ट। उसके बाद में सिलेबस चेंज करना, अगर ये एक्सेप्ट हो जाते हैं सारे प्रपोजल्स तो उसके अकॉर्डिंग अलाइनमेंट होगा सिलेबस का, उसमें चेंजेस होंगे बहुत सारे, और तब जाकर 2027 या 2028 तक हम बोल सकते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो पाएगा प्लान। तो उसके पहले 2026 जो है वो बिल्कुल भी नीट अफेक्ट नहीं होगा। और इसीलिए अब आपका एक्शन प्लान यही कहता है कि जो नीट 2026 के एस्पायरेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अपने प्रिपरेशन को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस न्यूज़ को आप इग्नोर करें, स्पेशली 2026 के नीट एस्पायरेंट्स। पेपर जो है उसका ओल्ड पैटर्न ही 2026 में फॉलो किया जाएगा, तो अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी इस न्यूज़ से अफेक्ट ना होने दें। 2027 और 28 के एस्पायरेंट्स के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगी कि वो भाई अपने बोर्ड एग्जाम्स को लाइटली ना लें, कि हो सकता है बिल्कुल लास्ट 27 या 28 के लास्ट मंथ्स में कुछ ऐसा ये प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाए, तो आप फिर बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं। तो इसलिए बोर्ड के एग्ज़ाम को लाइटली ना लें, अपने जो बुक में कॉन्सेप्ट हैं उन पे फोकस करें, रट्टाफिकेशन पे फोकस ना करें। अगर हाइब्रिड आता है, अगर ये प्रपोजल, अगर ये सिस्टम जो है ये फॉलो किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, तो स्कूल के मार्क्स मैटर करेंगे, क्योंकि वो मार्क्स भी फिर ऐड होंगे आपके नीट के स्कोर में। पैनिक मत करो, ये प्रपोजल तुम्हारे स्ट्रेस को कम करने के लिए है, बढ़ाने के लिए नहीं है। कमेंट करके बताओ कि क्या तुम हाइब्रिड कॉन्सेप्ट के सपोर्ट में हो या अगेंस्ट में। कमेंट यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। ऑल द बेस्ट।